गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डेफिनेशन की थी ओपन सेट्स की। आज हम ओपन सेट से रिलेटेड कुछ एक थ्योरम्स प्रूव करेंगे, जिसमें हमारी फर्स्ट थ्योरम है दैट आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ ओपन सेट्स इज ओपन। इसका मीनिंग है कि जितने मर्जी ओपन सेट्स आप ले आए, उनकी यूनियन हमेशा क्या होती है, एक ओपन सेट। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट विद द रिजल्ट। बहुत सिंपल सा रिजल्ट है और छोटा सा। लेट अस डू दैट। Let xt be a metric space. xt be a metric space. ये तो लाइन आपने हर थ्योरम में पहले लिखनी है। Let u lambda belonging to lambda be a family of open subsets. Be a family of open सबसेट्स ऑफ एक्स। कि हमारे मेट्रिक स्पेस के अंदर वी हैव कंसिडर्ड एन आर्बिट्रेरी फैमिली ऑफ ओपन सेट्स। यहां पर ये जो लैम्डा होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, इंडेक्स सेट। ये इंडेक्स सेट कुछ भी हो सकता है इंडेक्सिंग करने के लिए। इट कैन बी सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, इट कैन बी सेट ऑफ इंटीजर्स, इट कैन बी इरेशनल्स और रैशनल्स। मीन्स कि हर एक, मान लीजिए ये हमारा सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है। अगर सेट ऑफ नेचुरल नंबर है तो इसका मीनिंग होगा हर नेचुरल नंबर के कॉरेस्पॉन्डिंग हमारे पास एक सेट ओपन है। u1 है, u2 है, u3 एंड सो ऑन। अगर यहाँ पर ये लैम्डा सेट मेरा होता है सेट ऑफ इंटीजर्स, तो हम कहते हैं हर इंटीजर के कॉरेस्पॉन्डिंग मेरे पास एक सेट है। जैसे मान लीजिए u-1 होगा, u0 होगा, u1 होगा एंड लाइक दैट। इसी तरह से इंडेक्स सेट आपकी क्लास के स्टूडेंट्स का भी हो सकता है। मान लीजिए हम फाइनल ईयर की क्लास स्टडी कर रहे हैं, तो जितने स्टूडेंट्स उसमें हैं, हर स्टूडेंट के कॉरेस्पॉन्डिंग आपको इस फैमिली में एक सेट मिलेगा। तो इंडेक्स सेट क्या होता है, बेसिकली सेट की फैमिली को रिप्रेजेंट करने के लिए हम जिस सेट का यूज करते हैं उसको इंडेक्स सेट कहते हैं। ठीक है, चलिए हमें क्या दिया गया है कि वी हैव ए फैमिली ऑफ ओपन सबसेट्स ऑफ एक्स, और मुझे प्रूव ये करना है कि अगर ये सभी सेट्स ओपन है तो इनकी यूनियन भी क्या होगी, एक ओपन सेट। तो जो भी हमें प्रूव करना होता है, सबसे पहले हम उसको लिख लेंगे। ठीक है, क्या प्रूव करना है मैंने, टू प्रूव यूनियन u लैम्डा बिलोंगिंग टू लैम्डा इज एन ओपन सेट। ठीक है, अब जल्दी से एक बार ओपन सेट की डेफिनेशन आपको रिकॉल करा दूं, और इसको हमने याद भी रखना है। जब भी मुझे सेट ओपन प्रूव करना होगा उसी तरह से हम प्रूव करेंगे। देखो, ओपन सेट की डेफिनेशन में मैंने कहा था या तो सेट एम्प्टी हो तब वो ओपन होता है, और अगर सेट एम्प्टी नहीं है तो हम कहते हैं फॉर एवरी एक्स बिलोंगिंग टू यू देयर एग्जिस्ट आर पॉजिटिव सच दैट SXR इज ए सबसेट ऑफ यू। तो जब भी मुझे सेट को ओपन प्रूव करना होगा तो क्या करेंगे, सेट में हम एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेंगे, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक रेडियस ढूंढ के दिखाएंगे कि सच दैट जब आप ये सफियर लिखें जिसका सेंटर एक्स पर और रेडियस आर है, दिस सफियर इज ए सबसेट ऑफ यू। इसका मीनिंग होता है एवरी पॉइंट ऑफ व्यू इज एन इंटीरियर पॉइंट। ठीक है, तो ये हमें प्रूव करना होगा जब भी मुझे दिखाना है कि कोई सेट ओपन है। तो बेसिक मेथड तो यही रहेगा। लेट अस डू नाउ। हर थ्योरम में जब भी ओपन प्रूव करना, दिस इज हाउ वी शैल बी डूइंग। ठीक है, चलिए देखो, पहली बात तो ये है कि यूनियन है। अगर मैं कहूं कि एक पॉसिबिलिटी है कि ये यूनियन एम्प्टी हो, तो जरा रिकॉल करके मुझे बताओ, इफ आई से ए यूनियन बी इज एम्प्टी, कि यूनियन में कोई भी एलिमेंट नहीं है, और यूनियन में कौन से एलिमेंट आते हैं, या ए में हो या बी में या दोनों में हो, वो एलिमेंट यूनियन में आते हैं। अगर यूनियन में कोई एलिमेंट नहीं होता तो इसका मतलब होता है कि दोनों के दोनों सेट्स कैसे हैं, एम्प्टी। ए भी एम्प्टी है और बी भी एम्प्टी। तो अगर हमारे केस में ये यूनियन एम्प्टी हो गई तो इसका मतलब होगा कि इस यूनियन का हर एक सेट एम्प्टी है। फिर तो हम एक ही सेट की बात कर रहे हैं, तो उसको तो स्टडी करने का कोई फायदा नहीं है। तो यहाँ पर जब हम यूनियन को प्रूव करेंगे ओपन सेट है, तो यूनियन एम्प्टी होने का केस हम लोग नहीं लेंगे। ठीक है,
हम ये मानकर ही चलेंगे कि जब हम यूनियन की बात कर रहे हैं तो यूनियन मस्ट बी नॉन एम्प्टी. सो लेट अस स्टार्ट. क्या कहा था मैंने ओपन सेट को प्रूव करने के लिए? हमने सेट के अंदर कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट ले लेना है. ठीक है. अब x किसको बिलोंग कर रहा है? यूनियन u लैम्डा, लैम्डा बिलोंगिंग टू लैम्डा को. और कोई भी एलिमेंट यूनियन में कब होता है? जब वो यूनियन के किसी एक सेट में जरूर हो. x a यूनियन b में कब होता है? या तो x a या b किसी एक में तो हो. ठीक है. तो इसी तरह से जब हम x को लिख रहे हैं कि वो यूनियन u लैम्डा में है, इट मीन्स x इस यूनियन के किसी एक सेट के अंदर जरूर है. तो इसका हम क्या लिखेंगे? This implies x belongs to some uk for some k belonging to lambda. किसी एक सेट के अंदर जरूर है. ठीक है. अब ये सेट ओपन है. हमारी फैमिली का हर एक सेट कैसा है? ओपन. एंड क्या लिखेंगे? एंड uk is an open set. uk is an open set. तो ओपन सेट की डेफिनेशन से देयर एग्जिस्ट आर पॉजिटिव सच दैट SXR इज ए सबसेट ऑफ UK. ठीक है. अब देखो SXR सबसेट है UK का, इसको हम कह देंगे फर्स्ट. और UK और U लैम्डा यूनियन लैम्डा बिलोंगिंग टू लैम्डा, क्या ये रिलेशन होल्ड करेगा? समझ रहे हो इस चीज को? फिर से A यूनियन B से बताओ. A यूनियन B का सबसेट होता है और B भी A यूनियन B का सबसेट होता है. तो जब भी हम यूनियन की बात करते हैं तो यूनियन बनाने वाले जितने भी सेट्स हैं वो यूनियन के क्या होते हैं? सबसेट. राइट. तो अगर मैं अब इन दोनों को कंबाइन करूं, C क्या आया? A सबसेट B का और B सबसेट है C का. तो व्हाट आई गेट? A इज ए सबसेट ऑफ C. कौन सी प्रॉपर्टी से? ट्रांजिटिविटी से. तो क्या लिखेंगे आप? कि फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी हैव SXR is a subset of union U lambda lambda belonging to lambda. Right? And what does this prove? हमने एक एलिमेंट यूनियन में लिया, उसके अराउंड एक स्फीयर दिखा दिया, वो यूनियन के अंदर है. और ये हमें प्रूव करता है कि जो मेरा सेट है वो कैसा है? ओपन. तो ये हो गया हमारा फर्स्ट रिजल्ट प्रूव. हैंस प्रूव. तो बिल्कुल सिंपल सा रिजल्ट है कि जितने मर्जी ओपन सेट्स आप ले आओ, उनकी यूनियन भी हमेशा क्या होती है? ओपन. ठीक है. चलिए सेकेंड रिजल्ट हम करते हैं इंटरसेक्शन के बारे में. ये था यूनियन के बारे में. एंड नाउ वी डू द रिजल्ट अबाउट इंटरसेक्शन. स्टेटमेंट है प्रूव दैट इंटरसेक्शन ऑफ finitely many open sets is open. Prove that intersection of finitely many open sets is open. यूनियन तो जितने मर्जी ओपन सेट्स ले आओ उनकी ओपन होगी, बट इंटरसेक्शन फाइनाइटली मैनी ओपन सेट्स की ओपन होती है. फिर साथ में आप लिखें रिजल्ट नीड नॉट होल्ड फॉर इनफाइनाइटली मैनी. द रिजल्ट नीड नॉट होल्ड फॉर infinitely many. So let us prove this result. Again a very simple result. So let us start with proof. सबसे पहले let xt be a metric space. अब मुझे कितने ओपन सेट्स लेने हैं इस मेट्रिक स्पेस में? फाइनाइटली मैनी. तो क्या लिखेंगे? let u1 u2 and so on un be n open sets in X. There may be n open sets in X.
टू प्रूव मुझे ये करना है कि इन सभी सेट्स की इंटरसेक्शन ऐसे लिखोगे यू आई वेरिंग फ्रॉम 1 to n, इस तरह से लिखेंगे। हमें प्रूव ये करना है इन सब की जो इंटरसेक्शन है दैट इज अगेन एन ओपन सेट। ठीक है, इंटरसेक्शन है तो इंटरसेक्शन एम्प्टी भी हो सकती है और नॉन एम्प्टी। तो इसमें हम दो केस बनाएंगे। ठीक है, इफ intersection I varying from 1 to n is empty, then nothing to prove। क्यों नहीं है प्रूव करने के लिए कुछ भी? क्योंकि empty सेट तो हमेशा ही क्या होता है? ओपन, बिकॉज phi is an open set। ये हमने पहले ही प्रूव करा था, लास्ट टाइम ही लिखा था कि empty set is always open। ठीक है, तो अब हम सेकेंड केस लेते हैं। सो लेट इंटरसेक्शन यू आई वेरिंग फ्रॉम 1 to n इज नॉन एम्प्टी। अगर ये सेट नॉन एम्प्टी है तो इसमें कम से कम एक एलिमेंट जरूर आएगा। लेट x बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन यू आई वेरिंग फ्रॉम 1 to n। और जब मुझे सेट को ओपन प्रूव करना है तो मेरा काम है कि x के अराउंड एक स्फीयर बनाएंगे जो इस इंटरसेक्शन का सबसेट हो। अब इंटरसेक्शन के केस में हम ये कैसे करते हैं वो देखो। इंटरसेक्शन में कोई भी एलिमेंट कब होता है? अगर मैं कहूं x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b, तो इसका मतलब होता है x a में भी है और x b में भी है, दोनों में होना चाहिए। ठीक है, तो इसी तरह जब हम यहाँ पर कह रहे हैं x इंटरसेक्शन u i में है where I varies from 1 to n, तो इसका मतलब x u1 में भी है, u2 में भी है, u3 में भी है, un में, सभी के सभी n सेट्स में है। तो क्या लिखेंगे? x belongs to ui for every I greater than equal to 1 and less than equal to n। ठीक है, हर एक सेट में है और हर एक ui एक ओपन सेट है। हमें गिवन है every ui is an open set एंड लिखना है इसको each ui is an open set, राइट। और ओपन सेट की डेफिनेशन कहती है जब आपने पॉइंट सेट में लिया तो पॉइंट के अराउंड एक नेबरहुड भी हमें सेट के अंदर मिलेगी। नेबरहुड कहें या सफियर कहें, एक ओपन सफियर भी मुझे सेट के अंदर मिलेगा। और कितने ओपन सफियर मिलेंगे यहाँ? क्योंकि x ui में है, I 1 से n वेरी कर रहा है, मेरे पास n सेट्स हैं। n सेट्स हैं, हर सेट के कॉरेस्पॉन्डिंग एक एक सफियर मिलेगा, तो इन आर मुझे कितने सफियर मिलेंगे? n सफियर्स। तो उसको लिखते हैं दिस इंप्लाइज देयर एग्जिस्ट्स ri पॉजिटिव। दिस इंप्लाइज देयर एग्जिस्ट ri पॉजिटिव फॉर I lying between 1 and n such that Sxri is a subset of ui for every I lying between 1 and n। अब इस चीज को जरा समझ लो फिर हम लिखेंगे। देखो हमने क्या कहा, हर एक ui ओपन है, हर एक ui के अंदर मुझे एक एक ओपन सफियर मिल गया। पहले में Sxr1, दूसरे में Sxr2 एंड लाइक दैट। लेकिन मेरा काम क्या है, मुझे प्रूव करना है ये सेट ओपन है, तो मुझे एक सफियर चाहिए जो सभी के अंदर हो, u1 में भी हो, u2 में भी हो, un में भी हो। वो कैसे बनाएंगे वो चीज आप देखो। पहला सफियर बनाते हैं। सेंटर तो देखो सभी सफियर्स का x पर है, सारे के सारे सफियर्स का सेंटर कहाँ है? x पर। पहले सफियर की रेडियस है r1 और ये जो सफियर है ये किस सेट के अंदर है? u1 के। ठीक है, दूसरा सफियर बनाते हैं। सेंटर फिर से x पर है, रेडियस है r2। अब ये जो r2 रेडियस होगी, तीन पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, या वो r1 के इक्वल होगी, या वो r1 से छोटी होगी, या वो r1 से बड़ी। लेट अस सपोज बड़ी है r1 से, कुछ भी आप आर्बिट्रेरी लिख सकते हो, डज नॉट मैटर। लेट अस सपोज जो दूसरी सफियर है रेडियस r2 है वो बड़ी है। ठीक है,
तो अब ये जो दूसरे वाला सफियर है ये U2 के अंदर है, राइट। इसी तरह मान लो R3 आपको मिला थर्ड सफियर के लिए यहाँ पर कहीं पर, ये आपको मिल गया तीसरा सफियर, एंड लाइक दैट ऐसे ऐसे करते जाओगे, आपको इन ऑल n कंसेंट्रिक सफियर्स मिल गए, ठीक। अब इन सफियर्स को ध्यान से देखो, पहले वाला सफियर U1 में है, ये जो सफियर है ये U2 में है, ये जो बीच में सफियर बनाया ये U3 में है, लेट अस सपोज ये बिगर वाला जो सफियर है वो UN में है, राइट। अब इनमें से कौन सा ऐसा सफियर है जो सभी के अंदर है? ये बड़े वाला सफियर UN में अगर है तो इसका जो छोटे वाला पार्ट है वो भी UN में होगा, ठीक है। इसी तरह ये जो बड़ा SXR2 हमने बनाया ये U2 में है, अगर SXR2 U2 में है तो उससे जो छोटा सफियर SXR1 है वो भी U2 के अंदर है। तो व्हाट वी कैन सी इज दैट कि जो सफियर यहाँ सबसे कम रेडियस वाला होगा वो U1 में भी होगा, U2 में भी होगा, U3 में भी होगा और UN में, और ऐसा ही एक सफियर हम ढूंढ रहे हैं, ठीक है। तो जो हम सफियर सभी सेट्स के अंदर चाहते हैं सेंटर उसका X पर होगा और जो उसकी रेडियस होगी वो होगी इन सभी रेडियस का मिनिमम R1, R2, Rn, n मुझे मिली है टर्म्स, उन सब का मिनिमम। तो क्या लेंगे हम, लेट R इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ R1, R2 एंड सो फोन Rn, और क्योंकि ये सभी पॉजिटिव है तो दिस इज ऑल्सो स्ट्रिक्टली पॉजिटिव, राइट। इस पॉइंट को आपने बहुत ध्यान से समझ लेना है कि जो हमने सफियर लेना है उसकी रेडियस लेंगे मिनिमम ऑफ ऑल दिस, और क्योंकि ये सभी नॉन जीरो पॉजिटिव है तो मिनिमम भी नॉन जीरो पॉजिटिव आ रहा है, राइट। और यही वजह है कि ये रिजल्ट फाइनाइटली मैनी के लिए होल्ड करता है, इनफाइनाइटली मैनी के लिए नहीं। कि अगर यहाँ जो लोग समझना चाहते हैं इस पॉइंट को ध्यान से समझ लो, अगर यहाँ पर होती इनफाइनाइटली मैनी सफियर्स, ठीक है, तो आपको रेडियस की इनफाइनाइटली मैनी वैल्यूज मिलती, R1, R2, R3 एंड सो ऑन, राइट। तो फिर हम मिनिमम वर्ड यूज नहीं कर सकते थे, क्योंकि जरूरी नहीं है कि एक इनफाइनाइट सेट का मिनिमम या मैक्सिमम एग्जिस्ट करे। बाउंड्स एग्जिस्ट कर सकते हैं, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड एंड लीस्ट अपर बाउंड, बट इट इज नॉट नेसेसरी ऑल द टाइम कि उनका मिनिमम एग्जिस्ट करे। हो सकता है उनका मिनिमम एलिमेंट हम फाइंड आउट ही ना कर पाए। अगर आप मिनिमम एलिमेंट फाइंड आउट ही नहीं कर पाओगे तो भी आप सफियर नहीं निकाल सकते, या ऐसा भी हो सकता है कि जो मिनिमम एलिमेंट ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, मिनिमम एलिमेंट यू कैन नॉट फाइंड, एंड इफ आई राइट ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड इनफाइनाइटली मैनी टर्म्स है तो मिनिमम के बजाय हम क्या फाइंड आउट करना प्रेफर करें, लेट अस सपोज ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। अगर आप ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड लिखें तो वो हो सकता है कि 0 आ जाए, क्योंकि रेडियाई सभी पॉजिटिव हैं लेकिन उनका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड दैट कैन बी 0। अगर मान लो मैंने रेडियस ली होती 1/2, 1/3, 1/4 एंड सो ऑन, और अगर मैं आपसे कहूं ये रेडियस है और इनका आप मुझे ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड बताओ, तो इसका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या बन रहा है इस सेट का, 0। सारी एंट्रीज किसकी तरफ जा रही है, अल्टीमेटली 0 की तरफ। तो 0 रेडियस का सफियर भी हम नहीं कंसीडर कर सकते। तो क्या यहाँ पर दो दिक्कतें हैं हमारे साथ, अगर हमारे सफियर फाइनाइट के बजाय इनफाइनाइटली होते, क्या दिक्कत है, अगर मिनिमम लिखूं तो हो सकता है मिनिमम एलिमेंट एग्जिस्ट ही ना करे। जैसे इस केस में अगर मैं आपसे पूछूं इस सेट का मिनिमम एलिमेंट क्या है, then you can never find the minimum element of this set। फिर हम कहते हैं मिनिमम वर्ड ड्रॉप कर दो, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ले लो, हमें तो सबसे छोटा ही देखना है, लेकिन ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड हो सकता है क्या आ जाए, 0 आ जाए। अगर ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड 0 आ गया तब भी हम कोई ऐसा सफियर फाइंड आउट नहीं कर सकते, ठीक है। इसीलिए रिजल्ट इनफाइनाइटली मैनी के लिए होल्ड नहीं करता है, ये रिजल्ट होल्ड करता है फॉर फाइनाइटली मैनी, ठीक है। चलिए लेट अस डू, क्या किया हमने अब, क्योंकि मेरे पास फाइनाइटली मैनी एलिमेंट्स ही थे, उनका मिनिमम लिया और वो भी क्या आएगा, नॉन जीरो पॉजिटिव। और ये जो सफियर अब बनेगा SXR, ये सभी के सभी सेट्स के अंदर है, इज इन एवरी UI फॉर एवरी I लाइंग बिटवीन 1 एंड N, ठीक है। अब देखो, इसे आप कहें
ठीक है, SXR इसको इस तरह से लिख लो, लिखने के लिए कि जो हम छोटे वाला सफियर लिखेंगे वो सभी सफियर्स के अंदर आएगा। इसको इस तरह से लिख लेते हैं एक बार, सबसे छोटा सफियर बाकी सभी सफियर्स के अंदर आएगा। इसे आप कह दो फर्स्ट और इसे कह दो सेकंड। तो फर्स्ट एंड सेकंड इंप्लाई कि SXRI में है, SXRI है UI में। तो अगर मैं इन दोनों को कंबाइन करूं, इट इज इन UI फॉर एवरी I लाइंग बिटवीन 1 and N। और जो सेट सभी सेट्स के अंदर होगा वो सेट्स उसकी इंटरसेक्शन में जरूर जाएगा। इंटरसेक्शन UI, I varying from 1 to N, and this implies that intersection UI is an open set। यही करना था ना, देखो हमने इंटरसेक्शन में एक एलिमेंट लिया और उसके अराउंड बना दिया एक सफियर which is there inside the set, and this proves that my set is open। ठीक है, चलिए अब क्या लिखना रह गया? The result need not hold for infinitely many। वो क्यों होल्ड नहीं करता? वैसे तो मैंने आपको यहीं पर एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन जो भी चीज होल्ड नहीं करती है उसके लिए हम हमेशा क्या देते हैं? एक एग्जाम्पल। सो लेट अस राइट द एग्जाम्पल। पहले आप ऊपर लिखो, द रिजल्ट नीड नॉट होल्ड फॉर इनफाइनाइटली मैनी, और उसको अंडरलाइन कर लो। लिखना है ये अपनी अपनी कॉपीज पे, रिजल्ट नीड नॉट होल्ड फॉर इनफाइनाइटली मैनी। कंसिडर यूजुअल मीट्रिक स्पेस। कंसिडर यूजुअल मीट्रिक स्पेस। ठीक है, लेट UN is equal to -1 by n to 1 by n, where n is a natural number। कैसा इंटरवल है ये? ओपन इंटरवल। और हम लोगों ने प्रूव किया था कि एवरी ओपन इंटरवल इज एन ओपन सेट, राइट? तो each UN being an open interval is an open set। हर एक UN ओपन है, लेकिन इंटरसेक्शन हम शो करेंगे ओपन नहीं है। इंटरसेक्शन लिखे पहले, इंटरसेक्शन UN n varying from 1 to infinity is equal to intersection -1 by n to 1 by an open interval where n varies from 1 to infinity। इसमें देखो n को सबसे पहले अगर मैं 1 पुट करूं तो ये बनेगा -1 से 1 ओपन इंटरवल, उसकी इंटरसेक्शन अब n को 2 पुट करो, -1/2 से 1/2 बनेगी। अगला सेट इसी तरह से इसमें क्या बनेगा? -1/3 से 1/3 एंड सो फोन। ठीक है, इसको अगर मैं ड्रॉ करके समझाऊं तो तुम्हें ज्यादा जल्दी समझ आएगा। लेट अस ड्रॉ इट। ये मान लीजिए 0 सेंटर पॉइंट, यहां पर है -1 और यहां पर है 1। पहला मेरा इंटरवल है -1 से 1, दूसरा है -1/2 से लेकर 1/2। तो पहले अगर इन्हीं दोनों के इंटरसेक्शन की बात करूं तो ये सेट -1 से 1, ये सेट -1/2 से 1/2। तो इंटरसेक्शन क्या बनेगी? दोनों का कॉमन एरिया कौन सा आएगा? -1/2 से 1/2। ठीक है, तो ये नेस्टेड टाइप के इंटरवल्स हैं। अगर A B का सबसेट होता है तो A इंटरसेक्शन B होती है स्मॉलर वाला सेट। A B के अंदर है, तो अगर मैं इन दोनों की इंटरसेक्शन लिखूंगी तो क्या आएगी? A, राइट? तो -1/2 से 1/2 आएगा। अब मान लो हमने अगला सेट और डाल दिया -1/3 से लेकर 1/3, तो अब इनकी तीनों की इंटरसेक्शन क्या बनेगी? ये वाला सेट -1/3 से 1/3। इसी तरह जब आप अगला एलिमेंट और डालोगे -1/4 से 1/4, तो इंटरसेक्शन हो जाएगी -1/4 to 1/4। तो इसका मतलब क्या होगा कि इन सब की जो इंटरसेक्शन है वो होगी with a set which is smallest of all of them। और smallest set कैसे बन रहा है? जैसे जैसे आप n बढ़ा रहे हो, ultimately n is approaching towards infinity। अगर n infinity को अप्रोच करेगा तो यहाँ होगा -1/∞ से 1/∞,
और 1/∞ मीन्स 0. 0 को अटेन तो नहीं कर सकते, 0 को अप्रोच करेंगे. तो जब आप इन सब की इंटरसेक्शन लिखोगे तो अल्टीमेटली उसमें सिर्फ एक एलिमेंट आएगा, दैट इज सिंगलटन 0. और हमने किया हुआ है कि फाइनाइट नॉन एम्प्टी सेट्स आर नॉट ओपन. फाइनाइट सेट्स जो होते हैं, सिर्फ एक फाइनाइट सेट है जो ओपन होता है यूजुअल मीट्रिक स्पेस में. कौन सा? फाई. एक ही फाइनाइट सेट है विच इज ओपन इन यूजुअल मीट्रिक स्पेस विच इज फाई. इसके अलावा अगर नॉन एम्प्टी, ध्यान से सुन लो, अगर नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट्स होते हैं देन दे आर नॉट ओपन इन अ यूजुअल मीट्रिक स्पेस. ठीक है, तो सिंगलटन 0, दिस इज नॉट एन ओपन सेट, विच इज नॉट एन ओपन सेट. और यही हमें प्रूव करना था कि द रिजल्ट नीड नॉट होल्ड फॉर इनफाइनाइटली मैनी सेट्स. ठीक है, तो क्या दो रिजल्ट्स अभी हमने किए आज? दैट आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ ओपन सेट्स इज ओपन एंड इंटरसेक्शन ऑफ फाइनाइटली मैनी ओपन सेट्स इज ओपन. द रिजल्ट नीड नॉट होल्ड फॉर इनफाइनाइटली मैनी. चलिए नेक्स्ट रिजल्ट करते हैं. थर्ड रिजल्ट, प्रूव दैट every open sphere is an open set. Every open sphere is an open set. कोई भी अगर open sphere होता है that is always an open set. So let us start with proof. Let xt be a metric space and let Sxr be an open sphere in X. Sxr be an open sphere in X. To prove, हमें क्या प्रूव करना है कि Sxr is an open set. फर्स्ट ऑफ ऑल, फिर से Sxr एक ओपन स्फीयर है जिसका सेंटर X पर है. तो एक एलिमेंट तो सेट के अंदर है ही पक्का. कौन सा एलिमेंट? X. सेंटर ऑफ स्फीयर तो सेट में आएगा ही आएगा. तो पहली बात तो ये हो गई कि Sxr जो है वो एम्प्टी नहीं होगा, दैट इज अ नॉन एम्प्टी सेट. और नॉन एम्प्टी सेट के लिए हमने क्या तरीका लिखा था कि हम सेट में एक एलिमेंट लेंगे, y लिख लेते हैं इस पर, और y के अराउंड मुझे एक स्फीयर बनाना है विच इज अ सबसेट ऑफ Sxr. तो इसको ड्रॉ कर लेते हैं, फिर लिखेंगे. ड्रॉ करके आपको बहुत जल्दी समझ आ जाएगा. लेट अस सपोज ये Sxr है, सेंटर है x पर और रेडियस कितनी है? r. मैंने यहां पर एक पॉइंट लिया y. ठीक है, अब मेरा काम ये है कि y के अराउंड मुझे एक स्फीयर बनाना है जो पूरा का पूरा Sxr के अंदर हो. राइट? तो स्फीयर बनाने के लिए दो चीजें चाहिए, एक सेंटर और दूसरा रेडियस. सेंटर तो हो गया y, मेरा काम है डिसाइड करना कि रेडियस कितनी लेनी है. राइट? अब देखो रेडियस कैसे डिसाइड करेंगे. यहाँ पर हमें बनाना है y के अराउंड एक स्फीयर. तो अगर देखो मैं एक स्फीयर ड्रॉ कर रही हूं, ये स्फीयर देखो पूरा का पूरा अंदर है. फाइन. इस स्फीयर की रेडियस ये है और मुझे बस इसकी वैल्यू देखनी है क्या होगी. मुझे अगर ये वैल्यू पता चल गई देन आई विल प्रूव इट. ठीक है, देखो यहां से लेकर यहां तक का टोटल डिस्टेंस r है, रेडियस ऑफ द बिगर स्फीयर. और ये जो डिस्टेंस है ये है डिस्टेंस बिटवीन x एंड y. तो अगर मैं r में से x और y के बीच का डिस्टेंस सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मुझे ये वाला डिस्टेंस मिल जाएगा. और इस डिस्टेंस की अगर मैं रेडियस बनाकर y को सेंटर लेकर स्फीयर ड्रॉ करूं तो ये ओपन स्फीयर पूरा का पूरा इस बड़े वाले स्फीयर के अंदर आएगा. तो बस यही हमें काम यहाँ पर करना है. ठीक है, y मैंने ले लिया, मुझे लिखनी थी रेडियस. वो आप लो, लेट डेल्टा इज इक्वल टू r माइनस डी ऑफ एक्स वाई. इसमें पहले ऊपर एक बात लिख लेना, क्योंकि y स्फीयर के अंदर है
और स्फीयर के अंदर ओपन स्फीयर की डेफिनेशन से रिकॉल करो, वो पॉइंट्स आते हैं जिनका x से डिस्टेंस होता है स्ट्रिक्टली लेस देन r. तो d of xy स्ट्रिक्टली लेस देन r, कॉल इट एज फर्स्ट. ठीक है, फिर हमने डेल्टा लिया r माइनस डी एक्स वाई, और क्योंकि डी एक्स वाई लेस देन r है तो r माइनस डी एक्स वाई है स्ट्रिक्टली पॉजिटिव. फाइन. हमारा क्लेम ये है या हम ये शो करेंगे कि जो एस वाई डेल्टा होगा दैट इज ए सबसेट ऑफ एस एक्स आर. और अगर मैंने ये प्रूव कर दिया तो ये प्रूव करेगा कि एस एक्स आर एक ओपन सेट है. ठीक है, एक सेट को दूसरे का सबसेट प्रूव करना है. क्या तरीका होता है? हाउ आई शो दैट ए इज ए सबसेट ऑफ बी. बेसिक्स में जाना है बिल्कुल आपने. ए को अगर मुझे बी का सबसेट प्रूव करना है तो क्या करते हैं? वी टेक अ एलिमेंट इन ए एंड शो दैट इट बिलोंग्स टू बी. अगर हम ये शो कर दें तो ये प्रूव करता है कि ए बी का क्या है? सबसेट. तो वही हम करेंगे. एक एलिमेंट लेफ्ट साइड में लेंगे और शो करेंगे कि दैट बिलोंग्स टू राइट हैंड साइड. ठीक है, तो एक एलिमेंट लेना है लेफ्ट में. let z belong to sy डेल्टा. z sy डेल्टा में है तो ये इंप्लाई करता है कि z और y के बीच का जो डिस्टेंस होगा दैट इज स्ट्रिक्टली लेस देन डेल्टा, ओपन स्फीयर की डेफिनेशन से. ठीक हो गया ये. अब क्या करना है हमें ये दिखाना है z एस एक्स आर में है. और z एस एक्स आर में कब होगा? जब z और x के बीच का डिस्टेंस होगा स्ट्रिक्टली लेस देन r. राइट. नाउ हम क्या फाइंड आउट करेंगे? डिस्टेंस बिटवीन z एंड x. और अगर मैं ये शो कर दूं कि ये जो डिस्टेंस है स्ट्रिक्टली लेस देन r है तो हमारा काम हो जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पर अभी हम यूज करेंगे ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी और इन दोनों के बीच में पॉइंट डालेंगे y. तो ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी से दिस इज लेस देन इक्वल टू d of zy प्लस d of yx. यहां चाहो तो लिख सकते हो दिस इज बाय ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी. बाय ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी. ठीक है, फिर देखो d of zy स्ट्रिक्टली लेस देन डेल्टा. तो यहां पर अब हम लिखेंगे कि d of zx, अब साइन स्ट्रिक्ट का आ जाएगा, डेल्टा dy x को आई कैन राइट dxy सिमेट्री से. तो यहां क्या लिखेंगे? हमने एक तो सेकंड का यूज किया जब हमने कहा d of zy लेस देन डेल्टा है, और दूसरा हमने यूज की सिमेट्रिसिटी. राइट. अब डेल्टा प्लस dxy माइनस dxy अगर मैं लेफ्ट में ले जाऊं यहां पर तो डेल्टा प्लस dxy किसके इक्वल है? r के. तो क्या बनेगा यहां पर कि d of zx is strictly less than r. And what does this prove? कि z belongs to sxr. देख रहे हो, z हमने लिया था sy डेल्टा में और z पहुंच गया sxr में. This means कि sy डेल्टा is a subset of sxr. और ये प्रूव करता है कि SXR is an open set. SXR is an open set. Hence proved. ठीक है, तो सिंपल सा रिजल्ट है. इसको बहुत अच्छे से आपने करना है. राइट. चलिए आज जो लास्ट रिजल्ट हम इस लेक्चर में करते हैं उसको लिखते हैं जल्दी से. Prove that a non-empty subset of a metric space xt. Prove that a non-empty subset of a metric space xt is open if and only if
it can be written as union of open spheres. If and only if it can be written as union of open spheres. So let us start with proof. छोटा सा रिजल्ट है कि हमें गिवन है कि XT एक मीट्रिक स्पेस है. Let G be a non-empty subset of, let G be a non-empty subset of metric space XT. देखो अब ये रिजल्ट इफ एंड ओनली इफ में है, तो एक बार हम मानकर चलेंगे ओपन है, G is open and we prove it is union of open sphere. Then other way around. ठीक है? So firstly let G be an open set. और G be an open set, और मेरा काम है G को लिखना यूनियन ऑफ ओपन स्फीयर्स. ठीक है? So let us do that. क्योंकि G नॉन एम्प्टी है तो उसमें एलिमेंट्स तो जरूर होंगे. Let X belongs to G. तो ओपन सेट की डेफिनेशन क्या कहती है? अगर आपको पॉइंट सेट में मिला तो पॉइंट के अराउंड एक स्फीयर भी सेट के अंदर जरूर मिलेगा. तो दिस इंप्लाइज there exists R positive such that SXR is a subset of G. This is simply by the definition of open set. अब यहाँ एक छोटा सा चेंज हम करेंगे. हम जितने पॉइंट G में है हर एक पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंग एक एक स्फीयर फाइंड आउट करेंगे. तो रेडियस की नोटेशन भी थोड़ी सी बदल देते हैं क्योंकि हर पॉइंट के लिए अलग अलग स्फीयर लिखना है. तो x पॉइंट के लिए जो स्फीयर हम लिखेंगे उसकी रेडियस rx लिख लेंगे. ठीक है? तो क्या आया? x G में है, G एक ओपन सेट है, तो यू विल फाइंड rx पॉजिटिव सच दैट sx rx इज ए सबसेट ऑफ G. और ऐसा हम कर सकते हैं फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ G. राइट? तो जो कि हर एक स्फीयर G के अंदर है, तो इन सभी स्फीयर्स की जो यूनियन होगी वो भी G के अंदर ही होगी. ठीक है? तो दिस इंप्लाइज यूनियन SX RX X belonging to G is a subset of G. फाइन. क्या किया हमने कि जब हर एक स्फीयर G में होगा तो उन सभी की यूनियन भी कहाँ होगी? G में. पहले एक बार देख लो फिर हम करते हैं आगे. मुझे प्रूव करना है G यूनियन है ओपन स्फीयर्स की. तो बेसिकली मैं दो सेट्स को इक्वल प्रूव करना है. दो सेट्स को इक्वल हम कैसे प्रूव करते हैं? हम ये शो करते हैं A B का सबसेट है और B किसका सबसेट है? A का. अगर ये शो कर दे तो दिस विल मीन दैट A इज इक्वल टू B. तो वही हम अब यहाँ पर कर रहे हैं. वन वे हमने दिखा दिया कि यूनियन ऑफ ओपन स्फीयर्स G का सबसेट है, और अब हम दिखाएंगे कि G इस यूनियन का सबसेट है. और वो प्रूव करना भी देखो बहुत आसान है. लेट अस सी दैट. नाउ सी क्या है मुझे प्रूव करना कि G का हर एलिमेंट इस यूनियन के अंदर है. फाइन. सी है X इस स्फीयर को बिलोंग कर रहा है. डू यू एग्री? X बिलोंग्स टू दिस स्फीयर. इस स्फीयर का सेंटर है तो X तो इस स्फीयर को बिलोंग करेगा ही. और ऐसा होगा फॉर एवरी X बिलोंगिंग टू G. हर एक एलिमेंट अपने अपने वाले स्फीयर का एलिमेंट होगा. ठीक है? X इसको बिलोंग कर रहा है. अगर मैं सेट नोटेशन में लिखूं तो इसको फिर हम ऐसे लिखते हैं कि सिंगलटन X इज ए सबसेट ऑफ SX RX फॉर एवरी X बिलोंगिंग टू G. ठीक है? लिखने का तरीका है, जब एलिमेंट लिखते हो वो बिलोंग करता है, जब सेट लिखते हो तो वो सबसेट होता है. फाइन. दोनों साइड आप यूनियन ले लो X बिलोंगिंग टू G. जितने हमें ये सारे के सारे स्फीयर्स मिले सबके लिए हमने ले ली यूनियन. ठीक है? गेट दिस? ये क्या है? इसको मैं छोटे से एग्जांपल से आपको बता दूं, आपको जल्दी समझ आएगा फाइनाइट से. लेट अस सपोज मेरे पास G में
1 2 3 3 एलिमेंट्स हैं. तो कैन आई जी राइट जी एज सिंगलटन 1, यूनियन सिंगलटन 2, यूनियन सिंगलटन 3, ऐसे लिख सकते हैं जी को. जी के हर एलिमेंट को अलग अलग करके उनकी क्या ले ली, यूनियन. अगर मैं यूनियन लिखूं तब भी मुझे क्या मिलेगा, जी मिलेगा. तो वही हमने ये लेफ्ट साइड पे किया हुआ है. जी के हर एलिमेंट को सेपरेटली लिखा और उनकी ले ली यूनियन. तो इट इज नथिंग, ये क्या है, जी है. तो जी इज ए सबसेट ऑफ यूनियन x belonging to G S X R X. And what do you get from first and second? A B का सबसेट है और B A का सबसेट है. तो फर्स्ट और सेकंड से मेरे पास आ गया कि G is equal to union of S X R X where X belongs to G. And this implies, लिख लो, G can be written as union of open spheres. G can be written as union of open spheres. वन वे हो गया. कन्वर्स तो इसका बहुत ही आसान है, बुक से डिफरेंट वे में है तो लिख लेना. लेट अस डू दैट. कन्वर्सली क्या गिवन हो जाएगा मुझे, दैट G is union of open spheres. Conversely, let G can be written as union of open spheres. Open spheres, ठीक है. Let G is equal to union S lambda, lambda belonging to lambda, where each S lambda is an open sphere. Each S lambda is an open sphere. ठीक है. अब ये रिजल्ट का प्रूफ था, आप अपने आप भी लिख सकते हो. हमने सब कुछ कर लिया है, आज ही के लेक्चर में किया है. देखो, G को हमने लिखा यूनियन ऑफ S लैम्डास. ईच S लैम्डा इज एन ओपन स्फीयर. और अभी पिछला रिजल्ट हमने किया था कि एवरी ओपन स्फीयर इज एन ओपन सेट. इसका मतलब ईच S लैम्डा इज एन ओपन सेट. और फिर हमने पहला रिजल्ट आज किया था कि आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ ओपन सेट्स इज ओपन एंड दैट इज व्हाई इट इज ओपन. हो गया. तो बस 2 लाइन में हमने लिखना है, ईच S लैम्डा इज एन ओपन स्फीयर एंड वी know that every open sphere is an open set. Every open sphere is an open set, and this implies S lambda is open set for every lambda belonging to lambda. Also, दूसरा फैक्ट हमारा क्या है, arbitrary union of open sets is open. Arbitrary union of open sets is open, and therefore union S lambda, lambda belonging to lambda is an open set. और क्योंकि ये सेट ओपन है तो ये किसके इक्वल है, G के. तो G is an open set. Hence proved. Okay? तो ये हो गए आज तक के रिजल्ट. इन चारों रिजल्ट्स को आपने बहुत अच्छे से कर लेना है. और अगर कोई पॉइंट आपको क्लियर नहीं हुआ, यू कैन ऑलवेज डिस्कस विथ मी. ठीक है.